हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के लेटेस्ट पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। लेटेस्ट यानी 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया है, 2021 में जो आया है और 2020 को भी हम लोग यहाँ पर इसमें मैच कराएंगे, यानी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो जिससे कि जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर हैं एक तरीके से उनसे रिवीजन हो जाएगा, उनसे प्रैक्टिस होगी और अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसका भी हम लोग अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इसलिए पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले यहाँ पे रूल्स पढ़ लो कि रूल्स क्या है। यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर का रिवीजन 2020, 21 और 22। अभी हम लोग 2021 और 22 का कर रहे हैं और जैसे ही ये फिनिश होएगा हम लोग 2020 का करने लगेंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में अगर आपको जानना है क्वेश्चन पेपर के बारे में तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, जहां पर ये मैंने पीवाईक्यू करवाए हुए हैं। रूल है कि आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और 30 सेकंड्स में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। अब बातें सब बंद कर दो, स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। अर्चना, पुष्पेन, राधा, मोतशीम, शांति, रुचि, संगीता, चक्ष, प्रतिमा। टाइम स्टार्ट कर रही हूं मैं अब। सिर्फ आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आप सभी को। संगीता, रंजीत, प्रतिभा, निवेदिता, सुरेन, प्रियंका आंसर करो। योगेश्वरी, गीता, सोनम, प्रणाम बेटा, जल्दी से आंसर करो। रीता, सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे। और ये चक्ष ने टेलीग्राम लिंक भी शेयर कर दी है, ज्वाइन हो जाओ सब लोग। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 1। गुड आफ्टरनून आबिदा, आंसर करो बेटा। सुगंधा, आरती, सब लोग। सोनम, पल्लवी आंसर करो। जसप्रीत, ऐसा ना हो कि दूसरे बाजी मार ले जाए। करिश्मा, नेहा आंसर करो। प्रिया, गुड आफ्टरनून। जल्दी से, इससे पहले कि जेआरएफ में कंपटीशन हो रहा है बहुत हाई, बहुत ज्यादा हाई है। सिर्फ 6% बच्चे ही नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी और सही आंसर देना। Which of the following are the learner related factors in determining effectiveness of teaching? यानी शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधी तथ्य कौन से हैं? ये लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का, जल्दी से आंसर करो इसको क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग आंसर करो। चलो इसका सही आंसर देखो, सबने कर लिया आंसर। सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिलने वाला था। सुरेश, गुड आफ्टरनून। और यहां मैं बता दूं, नीतू, हाँ अभी मैं बता दूंगी हिंदी की भी तैयारी, लेकिन अभी यहाँ पर देखो पहले ही क्वेश्चन में तुम लोगों का डब्बा गोल हो चुका है, यानी हद हो गई। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों ने रॉन्ग कर दिया है, यानी यहाँ पर सही अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत सक्षमताएं और ऑप्शन नंबर ई रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट। अधिगमकर्ता की बारे में बात हो रही थी, लर्नर के बारे में, और पहले ही क्वेश्चन में आप लोग गिर गए हो। हेलो निकिता, पहले क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है बहुत सारे लोगों ने, गलत हो गया। पहला क्वेश्चन ही बी होगा, बिल्कुल कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की प्रभाविता यानी जो टीचर है उसकी, अगर वो चाहता है कि हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो तो उसमें क्या पूछा है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स क्या होने चाहिए। जो लर्नर है यानी कि जो अधिगम करता है उससे संबंधित तथ्य कौन से होने चाहिए, तो अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत क्षमताएं यानी टास्क जो वो लोग कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है लर्नर की। लर्नर को ही तो पढ़ा रहे हैं ना, लर्नर के लिए ही तो हम आगे के लिए टीचिंग कर रहे हैं, तो यानी कि उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है हमने वो देखना है। दूसरी बात क्या है, रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थी उसके लिए कितना तत्पर है। लर्नर से रिलेटेड बात हुई थी और तुम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन गलत कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ो, इतने ही लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। गुड आफ्टरनून रंजीत,
अच्छा, हेडलाइन की वजह से नहीं दिख रहा है, 1 मिनट बेटा रुको जरा सा, अभी देखना, अभी दिखेगा, अभी देखो दिख रहा है सबको, निवेदिता अभी देखो, दिख रहा है प्रॉपर सबको, स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन नंबर 2 टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब, आंसर करो। गुड आफ्टरनून नासिर, ताज मोहम्मद, काजल, गुड आफ्टरनून, आंसर करिए अब इस क्वेश्चन का। छोटा छोटा इसलिए दिख रहा है कॉज क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, मैं क्या करूं, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेंदी कर देती हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगी। अभी दिख रहा है आप लोगों को, अभी देखो दिख रहा है ऑप्शन, कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति यथोचित होगी। क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार मैं दिखा दे रही हूं, एक बार क्वेश्चन को देख लो जरा सा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ऑप्शंस देख लो एक बार, ऑप्शंस देख लो, और 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बी, डी और ई इसका सही आंसर होगा। यानी कि attuning teaching in terms of can do will do analysis in respect of student, एक्चुअली में ऐसे ही लेंदी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपके 2021 के क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ में आया है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, डाइवर्सिफाइंग टीचिंग मेथड इन टर्म्स ऑफ लर्नर नीड्स। ऑप्शन नंबर ई, उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना। यहाँ पर इतने ही लेंदी क्वेश्चन इस बार आपके सामने पूछे गए हैं। गुड आफ्टरनून ममता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को रीड करो और आंसर करो। अब दिख रहा है ना प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 3, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। ममता अभी देखो, अभी दिख रहा है प्रॉपर। नेहा गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन नंबर 3, आरती गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से। गुड आफ्टरनून मोहतशीम, आंसर करो। यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा सुपर्णा। क्या है, द रिसर्च फॉर्म विच विल बी फिट एंड अप्रोप्रिएट फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वुड बी, और इसका टाइम हो चुका है कंप्लीट, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिसर्च। निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो क्षमता में सुधार के लिए कौन सा शोध स्वरूप यथोचित रहता है, तो वो कौन सा होगा, क्रियात्मक होगा, जिसका अर्थ क्या होता है, करना, और दूसरा अर्थ है शोध। एक्शन यानी कि कोई चीज को करना, और रिसर्च मतलब क्या होता है, शोध। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होएगा, कोई चीज करके सीखना। निर्माणात्मक शोध में या मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए एक्शन रिसर्च, क्योंकि इसका जो मेन फंडामेंटल, इसका जो मेन रूल है वो क्या है, करके सीखना। कोई चीज करिए और सीखिए, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैचिंग आ गई आपके सामने, एक मैचिंग, 1 मिनट होल्ड करो, जरा सा होल्ड करो, जरा सा। अभी दिख रही है मैचिंग, एक बार देख के बताना जरा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने लेंदी है, मैं क्या करूं। एक मैचिंग को ध्यान से देखिए, पोस्टुलेट जिसे कि अविधारणा कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट जिसे हम निर्माता कहते हैं,
वेरिएबल जिसे हम चर कहते हैं, और सिस्टमैटिक एरर। ये मैचिंग है आपके सामने और आपको आंसर करना है। टाइम स्टार्ट करती हूं अब। क्वेश्चन नंबर 4। 4 का सही आंसर क्या होएगा? जल्दी से सब लोग आंसर करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल प्रिया, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? अभिधारणा क्या चीज होती है? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अज्यूम इन द अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। ये प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का एक विवरण है, अभिधारणा। ठीक है। कॉन्स्ट्रक्ट क्या चीज होती है? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। दो नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इट इज कंसिडर्ड टू एग्जिट। यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं होती है, तथापि ये अस्तित्व में होती है, यानी फिर भी ये अस्तित्व में होती है। यहाँ पर क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? इट इज समथिंग विच कैन चेंज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। वेरिएबल जो कि आपके संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। व्यवस्थित जिसको कि सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, वो क्या चीज होती है? ऑप्शन नंबर 1, इट कॉज ऑब्टेन रिजल्ट टू वेरी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इससे प्राप्त परिणाम किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित हो सकते हैं। व्यवस्थित त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो और आंसर करते चलो। ये करवाई हुई चीज है एक्चुअली। लास्ट टाइम जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उन्होंने भी इस चीज को पढ़ा था। पिछली बार मैंने काफी पढ़ाया था इससे रिलेटेड। आई होप कि उन लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा इस चीज का। पिछली बार से काफी कुछ पढ़ाया है, नई चीजें भी पढ़ाई थी, इसीलिए थोड़ा जल्दी समझ में आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। कौटिल्य, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर काम करो तो अच्छे से करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है ना? यहाँ पर हम PYQ को रट्टा नहीं मरवा रहे हैं। हमें ये करना है कि बच्चे उस चीज को समझे, अगर उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको अच्छे से सॉल्व करे। गुड आफ्टरनून राधा, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। इसको फेस करना जरूरी है, कंपटीशन आने से पहले उसकी तैयारी करनी जरूरी है। चलो, अभी इस क्वेश्चन का आंसर करो। और इसका सही आंसर क्या होएगा? विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया। इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5। इसका सही आंसर क्या होगा? सब लोगों ने आंसर कर लिया? ऑप्शन नंबर 1 होगा, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। क्योंकि इस पे किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम स्वतंत्र चर की बात करते हैं तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति। क्या होगा ये? देखो, अगर बाकी सब चीजें देखो तो वो किसी ना किसी चीज से एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन जो वो पद्धति का यूज करने जा रहा है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनसे अलग है।
जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, बट ये एक ऐसी है जो अलग से प्रयोग की जा रही है और इसे ही हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र चर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करिए। सही हो रहा है लग रहा है सबके, है ना। वकार गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना निरस्त कर देता है और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करता है तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि की संभावना है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार करवाया है कि पूछो ही नहीं। इवन 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, ये करवाया था ना 2020 के PYQ। मैं तो मतलब PYQ की लग रहा है मुझे मास्टर होना चाहिए। PYQ का अगर मास्टर का किसी को क्रेडिट देना चाहिए ना, PYQ कितने करवाए हैं पिछली बार मैंने, याद है कि भूल गए। चलो जल्दी से आंसर करो। और इसका सही आंसर क्या होएगा? याद है सुगंधा? टाइप 1 एरर पिछली बार मैंने बहुत करवाई है। स्पिरिचुअल वर्ड नमस्ते बेटा। अब देखो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, बलराम, इसका बेटा ऑप्शन नंबर क्या होएगा, टाइप 1 एरर होगी। जब हमारी कोई भी हाइपोथेसिस या हमारी परिकल्पना सही हो और उसके बाद हम उसको गलत कर दें और उसकी जगह पे किसी और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चूज करें तो हमारा टाइप 1 की त्रुटि होगी, यानी टाइप 1 एरर होगी। टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं, अल्फा एरर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो निराकरणीय परिकल्पना है वो सही है और उसके बाद हमने उसको गलत कर दिया और उसकी जगह पे वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया। और अगर हमने एक हाइपोथेसिस ली, एक परिकल्पना हमने ली जो कि परिकल्पना हमारी गलत है और उसके बाद हमने उसको सही मान लिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारी टाइप 2 की एरर हो जाएगी, यानी बीटा त्रुटि होगी। टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। इस बार कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बताइए, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि टाइप 1 एरर कौन सी होती है और टाइप 2 एरर कौन सी होती है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7, चलो आंसर करो। हाँ, इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी, स्पिरिचुअल वर्ड बहुत जल्दी करवाती हूँ। ठीक है, मुझे खुद ही सारी चीजें कंप्लीट करानी है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि जून का फर्स्ट और सेकंड वीक दिया था एनटीए ने, तब तक हमारी सारी क्लासेस भी फिनिश हो जाए और जितने भी एमसीक्यू हैं ज्यादा से ज्यादा हो जाए। मैं खुद लगी हूँ बेटा इसमें। ठीक है प्रिया, मैं कोशिश पूरी करूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, बट तुम लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहो। किसी शोध परिकल्पना में या अभिकल्प में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। किस शोध अभिकल्प में, in which research design the independent variable is selected rather than manipulated? क्या आंसर होगा इसका? यहां पर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं किसने सही किया। बिल्कुल सही है आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, एक्स मतलब जो चीज हो चुकी है। ठीक है, एक्स पोस्ट यानी कि यहाँ पर कोई चीज हो चुकी है, कार्योत्तर यानी कार्य उत्तर, कार्य के बाद में। यानी यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट जो आपका वेरिएबल होता है वो पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाता है और आपको किस पे रिसर्च करनी होती है, डिपेंडेंट पे। किस पे करनी होती है, डिपेंडेंट पे। जबकि अगर हम बात करें प्रायोगिक में, हम लोग किस पे करते हैं रिसर्च, इंडिपेंडेंट पे।
इसमें किस पे करते हैं हम, स्वतंत्र चर पे करते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्योत्तर शोध में यहाँ पर आपका डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर पर हम शोध करते हैं, जो कार्य हो चुका होता है। इसे कैजुअल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, कैजुअल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहा जाता है इसे। तो कार्योत्तर सीधा समझ लो ऐतिहासिक, जहां पर आप पुरानी चीजों के ऊपर शोध करते हो, यहां पर भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, कार्योत्तर शोध में भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, और वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध अभिकल्प में नहीं हो सकता। अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन आता है आपका कि मैनिपुलेशन, हेर फेर किसमें किया जाता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल है, और जिसमें नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है तो वो होता है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्योत्तर यानी कार्य के बाद उसके परिणाम को आश्रित चर पे देखना, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए। गुड आफ्टरनून लता, कार्य पूरा हो चुका है जिसमें, हिस्टोरिकल भी हो सकता है लेकिन हमें बेस्ट आंसर चूज करना है। पूजा हेलो बेटा, और कौन बताएगा इसके बारे में। रिसर्च में भी अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च में भी करें तो उसमें भी हम किसी चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, चयनित करना है, सिलेक्टेड रादर देन मैनिपुलेटेड। यहाँ पर ऐतिहासिक में भी सिलेक्टेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज है हमें उसको वैसे ही एक्सेप्ट करनी है। ऐतिहासिक में भी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, जो डाटा आपके पास है आपको उसी डाटा पे काम करना है, इवन सेलेक्ट भी नहीं कर सकते हो आप। लेकिन किस में कर सकते हो, एक्स पोस्ट फैक्टो में। ठीक है, शोध में आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8, पूजा क्लास टाइम से शुरू हो गई थी, आज तुम लेट हो, कोई बात नहीं, बाकी के क्वेश्चन का आंसर करो बेटा। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। थैंक यू स्पिरिचुअल वर्ड। पूजा क्या करूं बेटा, जिस टाइम मिलता है उसी टाइम पर ही मैं कर पाती हूँ, क्या करूं मैं। चलो अभी एक चीज देखो क्या लिखा है, इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शोध में आईसीटी का गलत प्रयोग, किसका गलत प्रयोग, आईसीटी का किसका उदाहरण है। यानी हम रिसर्च में आईसीटी का यूज करने जा रहे हैं और अगर हमें यही नहीं पता कि उसे यूज कैसे करना है तो क्या होगा, अब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज, आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव। हमें यही नहीं पता है कि उसको यूज कैसे करना है, अपनी कंप्यूटर को कैसे यूज करना है, उसमें से डाटा कलेक्शन कैसे करना है, या उसमें हमें चीजें किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। थैंक यू संदीप, हेलो चेरी। आईसीटी बेस्ड ऑन कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप रिसर्च कर रहे हो, अगर वहां पर आप आईसीटी का गलत यूज करते हो तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, चलिए टाइमिंग बेटा इसकी रहती है 1:30 रहती है दोपहर में पीवाईक्यू रिवीजन की, और रात में 8 बजे होती है लेक्चर क्लास। ठीक है, 1:30 एंड 8 PM ये 2 क्लासेस रहती हैं। साथ ही आप लोग क्लास का पीडीएफ भी ले लोगे। कैसे, टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैट सेक्शन पे भी दी हुई है, ज्वाइन कर लो, फ्री पीडीएफ भी मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब।
रिसर्चर का टेक्निकल लैब्स, बिल्कुल बिल्कुल सही रमन। यस, फर्स्ट पेपर चेरी, ठीक है। वेट अ मिनट, अगर नहीं आप जुड़ पा रहे हो, 1 मिनट रुकिए, फिर से मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर देती हूँ। जब तक आप आंसर करो तब तक मैं लिंक शेयर कर देती हूँ एक बार फिर से। हो सकता है कुछ एरर आ रही हो। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से 30 सेकेंड्स में ही आंसर करने हैं, याद रखिएगा। एक बार इस लिंक से ज्वाइन करके देखिए तो हो रही है प्रॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का सही आंसर क्या होगा? छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है? जल्दी से सब लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। कुछ गलती हो रही है मेरे ख्याल से ना। तो 1 मिनट रुको जरा सा। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप लोग 2, 3 एंड 4 यानी नई प्रौद्योगिकी के संपर्क में लाकर समीक्षात्मक चिंतन की प्रक्रिया को संवर्धित यानी कि बढ़ाकर, और ऑप्शन नंबर 4 शब्दावली का विभेदक अनुप्रयोग सुनिश्चित करके, एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी और fostering critical thinking, discriminate use of vocabulary। क्वेश्चन नंबर 9 और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है आप लोग। 9 का बी होगा। कीर्ति आंसर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। कम्युनिकेशन क्लास में ये भी आप लोगों को पढ़ाया था। स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को क्या कहा जाता है? 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मैंने चूज किए। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन पेपर 1। सोनम, अभी फिर से ऊपर लिंक दी है मैंने, उससे ज्वाइन करो जरा। अभी पेपर 2 स्टार्ट नहीं किया है संदीप, अभी पेपर 1 ही हम लोग पढ़ रहे हैं, बट जितना हो सकेगा पेपर 2 के भी पीवाईक्यू करवा दूंगी, ठीक है। पीवाईक्यू और एमसीक्यूज करवा दूंगी। चलो, अब इसका सही आंसर होगा, व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसे कि हम सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। सामूहिक संप्रेषण क्या होता है? इंटरपर्सनल क्यों होगा भाई? इंटरपर्सनल क्यों होगा? सी होगा। इंटरपर्सनल क्यों बोला भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। बस यहीं पर थोड़ी सी तुम लोग जो मिस्टेक करते हो ना, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर बच्चे आराम से बैठ करके पढ़ाई कर सके, लर्निंग कर सके, वही तो होता है कि अच्छा जहां पर स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड अ क्लासरूम अ टीचर शुड एम्बार्क अपॉन। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर करिए। कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षक को किसके द्वारा शुरुआत करनी चाहिए?
एक दूसरे के साथ तुम लोग सोचो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तुम लोग को सबको एग्जाम देना है, टेलीग्राम पे सब लोग मिल करके अच्छे से तैयारी करो अपनी। शर्मा जी गुड आफ्टरनून, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 11, और इसका कौटिल्य सी कैसे होगा बेटा? सानवी डी कैसे होगा? अभिजीत, राकेश, ध्यान से बेटा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। लिसनर एनालिसिस, नासिर बिल्कुल सही है। क्या करना होता है, हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। तो जब एक टीचर को पढ़ाना है या कुछ कम्युनिकेट करना है, अगर वो चाहता है कि जो वो बोले सामने वाला उस बात को सुने, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि उस चीज को एनालिसिस करना, यानी विश्लेषण करना कि जो लिसनर है यानी जो सुनने वाला है, जो श्रोतागण है या जो हमारी ऑडियंस है, वो एक्चुअली में सुनना क्या चाहती है। जब हम वही बोलेंगे, उसी तरीके से बोलेंगे या उनके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो ही जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव बनेगा। लॉजिक लगा के क्वेश्चन का आंसर किया करो। लिसनर एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वाह क्या क्वेश्चन आ गया भाई। रीजनिंग का आंसर करो, और जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, तभी मिलेगी इस क्लास की फ्री पीडीएफ आप सभी को। फ्री पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए क्लास की? ये क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे, उसके अलावा बुक भी आपको मिल रही है, पेपर 1 की सारा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। अब आंसर करो इस क्वेश्चन का। यहां पर अपने अपनी ट्रिक लगाओ कि क्या ट्रिक आएगी इसमें, सोच समझ के आंसर करना, और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दो, क्वेश्चन नंबर 12। इसका सही आंसर देखो, तुम लोग गलत कर रहे हो बेटा। यहां पर अभी तक किसी ने भी सही, आई थिंक किसी ने दिया है 12 का, रमन ने दिया है बेटा, वेरी गुड। रमन ने दिया है सिर्फ इस क्वेश्चन का सही आंसर, और निवेदिता ने दिया है, ममता ने दिया है, रायमनी ने दिया है, और बाकी प्रतिमा ने दिया है। बाकी सबका आंसर गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 1, रमन प्लीज शेयर, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके प्लीज इसका एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम पे डालना जरा, जिससे सबको समझ में आए कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जरा सा, किसी के पास भी टाइम हो जिन्होंने सॉल्व किया हो। नीड मोर टाइम नासिर, बट एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसने भी, निवेदिता तुम चाहो तो शेयर कर देना, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों को मजा आ रही हो उसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 13, 10-15 दिन बाद एग्जाम है, टाइम बचा नहीं है, अब क्या करेंगे? सॉल्व करिए जल्दी से। यहां पर ये मत सोचो कि मैम बताएंगी, यहां पर ये सोचो कि अगर आज मेरा एग्जाम है और मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे डू और डाई वाला काम करना है, यानी इसका आंसर करना है। वेरी गुड रमन, रमन ने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, पढ़ लो जरा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, टाइम स्टार्ट करी हूं, अब 30 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। पैटर्न देखिए, रीजनिंग में पैटर्न क्या लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, रूबी क्वेश्चन नंबर लिखो बेटा, अभिजीत, पल्लवी क्वेश्चन नंबर लिखो जरा। और 13 का सबसे पहले आई थिंक आंसर किसने दिया है? पूजा ने दिया है, सुनीता और चक्ष, वेरी गुड। रायमनी फिर से देखो एक बार क्वेश्चन को, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी VWU। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो और देखा करो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फील करो कि एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। विनोद की सास अमित की सास की मां है, तो विनोद अमित से कैसे संबंधित है? ब्लड रिलेशन का ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। विनोद अमित का भाई है, विनोद अमित का पिता है, ये विनोद अमित का चाचा है, ये विनोद अमित का ससुर है। क्वेश्चन नंबर 14, रिंकी क्वेश्चन नंबर डालो बेटा। इकरा आपका आंसर गलत है, फिर से देखो। बलराम फिर से सॉल्व करो। नेहा फिर से करो। चलो दिखाती हूं उसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा, विनोद अमित का ससुर है। क्या कर रहे हो भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन में गड़बड़ क्यों हो रही है? इसके क्वेश्चन को तो इतनी मैंने PYQ सॉल्व कराई है, आ जाना चाहिए था अब तक। विनोद इज अ फादर इन लॉ ऑफ अमित। क्वेश्चन नंबर 15, इन क्वेश्चन को तो जितनी जल्दी सॉल्व कर लो उतना मच बेटर है। बी और सी सेम है। NTA के कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 ऑप्शन सेम दिए होते हैं, तो जरा आराम से पढ़ के सॉल्व करना, ठीक है। एक निश्चित कूट में, यानी एक स्पेशल कोई कोड है, उसमें फिश को EHRG लिखा है, तो जंगल को कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या हो रहा है आंसर? 15 का आंसर बताइए। 15 का सबसे पहले आंसर सुपर्णा ने और बिल्कुल सही दिया है। वेरी गुड सुपर्णा। फिर निवेदिता ने सही है। 15 में बी सही नहीं है। कौटिल्य फिर से आंसर करो। पिंकी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों सही होगा? यहां पे फिश में अगर आप देखो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ चल रहे हैं, -1 हो रहा है सब में, यानी F से पीछे क्या आता है? E आता है। I से पहले क्या आता है? HI। S से पहले क्या आता है? R आता है। H के पहले की जो अल्फाबेट है उसको लगाना है। H के पहले क्या आता है? G आता है। तो सेम पैटर्न यहां पर भी चलेगा, यानी किसमें? जंगल में। क्यों? जंगल में -1 वाला चल रहा है, यानी एक अल्फाबेट पीछे जा रहे हैं। तो I के बाद क्या आता है? J, तो I लिख दो, T लिख दो, M लिख दो, F, L के पहले क्या आता है? K लिखो, E के पहले क्या आता है? D। तो यहां पर आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 का। किसी कंपनी की 63% कर्मचारी महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या 111 है तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। रमन ने क्वेश्चन नंबर 12 और 14 का एक्सप्लेनेशन डाला है टेलीग्राम ग्रुप में, एक बार सब लोग देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जिसको भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, टेलीग्राम पे तुरंत आपस में शेयर करो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सबसे पहले किसने दिया है? योग प्रेम आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर सबसे पहले सुगंधा ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 सी। क्वेश्चन नंबर डाल दो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 300। कैसे होएगा? कितने कर्मचारी हैं? 63%। हमें ये तो पता है नहीं कि टोटल कितने हैं, तो हमने मान लिया, मान लीजिए 100 हैं, सॉरी, जिसमें कि 63% कर्मचारी महिलाएं हैं। अब हमने क्या किया? 63 को इससे माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 37।
यानी ये कितने हैं, ये महिलाएं हो गई, तो ये कितने हो गए, हमारे मेल कैंडिडेट हो गए। अब हमने क्या किया, 37 को लिखा नीचे, ऊपर लिखा हमारी जो मेल कैंडिडेट है उनको, यानी 111 इंटू कर दो 100, काटो इनको, कितना आंसर आ जाएगा 300, बस काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17। चलिए आंसर करिए 17 का। लेटेस्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन। वंदना गुड आफ्टरनून, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर कितना है पिंकी, मालूम है एड होमिनम क्या होता है, एड पॉपुलम क्या होता है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ एम्बिगिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड पॉपुलम। प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी इन्होंने मान लिया कि सब लोग इस चीज को एग्री कर रहे हैं, तो इसको आपको भी एग्री कर लेना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं, एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज अ सोल। बहुत सारे लोगों का ग्रुप ये मानता है कि जो व्यक्ति है कि आत्मा है, ठीक है, इसलिए तुम्हें भी उसे मानना चाहिए। बहुत सारे लोग मान रहे हैं, इसलिए तुम्हें इसको मानना चाहिए। जब इस तरीके का दोष आएगा तो फैलेसी आएगी, तो कौन सी होगी, एड पॉपुलम होगी। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत सारे लोग मान रहे हैं इसलिए मान लेना चाहिए, वहां पर एड पॉपुलम। अब आंसर करिए। कल बताया था ना, नगमा कल बताया था, कल क्लास अटेंड नहीं करी थी। अभी बताती हूँ, अभी इसके बारे में पढ़ो जरा सा, इसीलिए मैं कहती हूँ क्लासेस अटेंड कर लिया करो जरा। ईश्वर महान है क्योंकि वे महान कार्य करता है। अनुमान में किस प्रकार का दोष है, क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, नीलम आंसर करो बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये क्या चीज होती है, एड पॉपुलम नहीं होगा, उसके अलावा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भी नहीं होगा, फैलेसी ऑफ डिवीजन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा आत्माश्रय दोष। क्या होगा, आत्माश्रय दोष। मतलब क्या है, क्योंकि एक तर्क दिया इन्होंने कि ईश्वर महान है, पहला स्टेटमेंट दिया यानी आर्ग्यूमेंट किया कि ईश्वर महान है, इसके आधार पर फिर से इन्होंने उस चीज को प्रूफ करने की कोशिश की क्योंकि वे महान कार्य करता है। यानी हमने कोई बात कही और उसको प्रूफ करने के लिए जब हमने उसी तर्क का या उसी आर्ग्यूमेंट का सहारा लिया जो हमने पहले बोला था, वहां पर क्या होगा, आत्माश्रय दोष होगा। आत्माश्रय दोष क्या होता है, सैफी गुड आफ्टरनून। आत्माश्रय दोष यानी कि हमने कोई बात कही कि ईश्वर महान है, हमने वो चीज कह दी, अब हमने उसको प्रूफ करने के लिए फिर से कहा क्योंकि वो महान कार्य करता है इसलिए वो ईश्वर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो अनुमान है उसमें किस प्रकार का दोष होगा, आत्माश्रय दोष होगा। अपने ही बात को हमने प्रूफ करने के लिए फिर से अपनी बात कह दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला तो तुम लोगों का फेवरेट है और एनटीए का भी फेवरेट है, एनटीए का फेवरेट है। और एक चीज बता दूं, इंतजार मत करना कि जून के लास्ट में ही एग्जाम होगा, जून के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का बोला था एनटीए वालों ने,
यानी कि जगदीश कुमार जी जो यूजीसी के चेयरमैन है। तो याद रखना, हो सकता है कि 10 जून के बाद से ही एग्जाम हो जाए, तो अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो उठ जाओ, जाग जाओ और लग जाओ जरा सा। और एक चीज समझ लो, कीवर्ड मिला लिया करो, कीवर्ड मिला लिया करो, तुक्के लगाने वाले काम कर लिया करो, कुछ ना कुछ देखा करो कि मेरे आंसर किससे सही होंगे। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है ना बेटा, टफ पेपर आएगा देखियो। जो तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना, फ्री पीडीएफ फ्री लाइव क्लासेस के बाद भी तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना, कोई बात नहीं। चलो मिथिलेश, गुड आफ्टरनून, आंसर करो जल्दी से, किसको टफ पेपर चाहिए। यहां पर क्या होएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या बताया था मैंने कि कोई चीज बिना किसी प्रूफ के करी जाए और उसके बाद भी उसको माना जाए। क्या, कक्षा कक्ष में अनिल की सहभागिता उदासीन है, यानी कि वो क्लासरूम में नहीं पढ़ता है, बैठा रहता है, उसके बाद भी उसके माता पिता उसे एक्टिव नहीं मानते, यानी सक्रिय नहीं मानते, फिर भी उसका जो परीक्षा में प्रदर्शन अच्छे से लेकर उत्कृष्ट है, यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्लास में भी कुछ नहीं करता है, वो घर में भी कुछ नहीं करता है, लेकिन उसका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है वो चुपके से एकांत में पढ़ता होगा, हमें पता नहीं है कि वो एकांत में पढ़ता है या नहीं, हमने नहीं देखा, ठीक है। तो इस तरीके की जब कोई चीज आएगी तो वहां पर हम सीधे सीधे इम्प्लीकेशन यानी अर्थापति में आएगी। जैसे कि वो व्यक्ति मोटा है, वो दिन में नहीं खाता है, तो हो सकता है वो जरूर रात में खाता होगा क्योंकि वो मोटा है। सेम यहाँ पर उसका प्रदर्शन अच्छा है, इसका मतलब है वो हो सकता है कि रात में अकेले में पढ़ता हो। इम्प्लीकेशन से क्वेश्चन हर बार आता है आपके सामने। उपमान, जहां पे आपका कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तुलना हो नहीं रही है। इन्फ्रेंस, अनुमान भी नहीं लगाया जा रहा है। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि क्या होती है, मेज पर घड़ा रखा था लेकिन अब घड़ा नहीं है। अनुपलब्धि क्या चीज होती है कि मेज पर एक घड़ा रखा था और अब मैंने देखा तो वहां पर घड़ा नहीं रखा है, तो वो क्या होएगा, अनुपलब्धि होएगी, यानी वो चीज वहां पर अनुपलब्धि यानी कोई चीज नॉन अवेलेबल है। अग्नि को देखकर धुएं का अनुमान लगाना, बिल्कुल योग प्रेम, अग्नि को देख करके धुएं का अनुमान लगाना क्या हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। उपमान, उसका कुत्ता मेरे कुत्ते के जैसा है, ठीक है, उसकी बुक मेरी बुक के जैसी है, उसने मेरे जैसा सूट पहना है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं। जहां पे कंपैरिजन करेंगे वहां पे क्या होएगा, उपमान होगा। अनुमान, धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाना। अनुपलब्धि, कोई चीज थी और कोई चीज बाद में हमने देखी वहां पर अवेलेबल नहीं है, अनुपलब्धि। पढ़ता होगा तो अनुमान नहीं, पढ़ता होगा अनुमान ही नहीं है, पढ़ता होगा उस चीज का हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन धुएं से अग्नि होगी ये हमारे पास प्रूफ है। क्या चीज है, इन दोनों में अंतर समझिए। धुएं से आग होगी ये चीज का प्रूफ है हमारे पास, लेकिन वो रात में पड़ता है या नहीं पड़ता है इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसलिए दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और अर्थपति इसी चीज में आएगा, जिस चीज का हमें प्रूफ नहीं है, हमें नहीं पता कि वो रात में पड़ता है या नहीं पड़ता है। लिखा है चुपके से एकांत में पढ़ता होगा, हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ता हो, जैसे तुम लोग टेलीग्राम पे पढ़ते हो, है ना। तो यहां पर इम्प्लीकेशन होगा, जहां पर हम उस चीज को प्रूव कर रहे हैं जो चीज हमने देखी नहीं है। ये देखो हंसी आ गई, शख्स के पीछे तो तुम लोग पड़े रहो बस, ठीक है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया है क्लास में, किसी ने गलत किया तो देखना फिर। जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, हमें इतना पता है कि जहां पे धुआं होता है इसका मतलब वो अग्नि है वहां पे, बिना आग के तो धुआं नहीं हो सकता ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संदर्भ में पूर्ववत और शेषवत का अंतर किया जाता है। आज क्लास में, हाँ मिथिलेश, गुड आफ्टरनून सना, अब आंसर करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20।
किस प्रमाण के संदर्भ में पूर्ववत और शेषवत का अंतर किया जाता है? ध्यान से देखा करो यार, तुम लोगों को पढ़ाई भी चीज गलत कर रहे हो। उपमान मैंने बताया था तुलना करना, लेकिन यहां पर किस प्रमाण के संदर्भ में, यानी ऐसा कौन सा प्रमाण है यहां पर जिसके संदर्भ में, यानी जिसके कॉन्टेक्स्ट में पूर्ववत और शेषवत में अंतर किया जाता है? अनुमान नहीं होगा। किसमें आता है यह अनुमान? पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान। ये क्या है? उपमान है। प्रत्यक्ष क्या होता है? जहां पे आप सिक्स सेंस से कोई चीज पता करते हो, वहां पे पूर्ववत शेषवत नहीं आता है। कंपैरिजन उपमान यानी तुलना करना, वहां पर भी पूर्ववत शेषवत अनुमान नहीं आता है। अभाव जिसे अनुपलब्धि कहते हैं, वहां पर भी नहीं आता है। किसमें आते हैं शेषवत और वो? शेषवत पूर्ववत किसमें आता है? किसमें आता है ये बताओ जरा। अनुमान में आता है कि अभाव में आता है? एड पॉपुलम कैसे कर दिया? क्या होगा इसका आंसर? शेषवत अनुमान और पूर्ववत अनुमान। अनुमान क्या चीज होती है? किसी चीज का अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाना, हमने देखा कि काले बादल आ रहे हैं और काले बादल आते देख करके हमने अनुमान लगाया। क्या लगाया? अनुमान लगाया। अनुमान लगाया कि काले बादल आ रहे हैं, यानी कि बारिश हो सकती है। तो क्या होगा? जब हम पहले ही किसी चीज का अनुमान लगाएंगे तो वो होगा पूर्ववत। किसमें आएगा? अनुमान में आएगा। अगर मान लीजिए आपने देखा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, पानी पड़ा हुआ है और आप वहां से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि भाई देखो पानी पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कल रात को बारिश हुई होगी, यानी ये परिणाम है, यानी कि इस चीज का परिणाम है। किस चीज का परिणाम है? कि हो सकता है कल बारिश हुई हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? शेषवत। जो चीज हो चुकी शेष रह गई, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या रहता है? शेष रहता है, यानी कोई चीज हो गई। तो जब कोई चीज होने वाली हो फ्यूचर में तो पूर्ववत, जब पास्ट की कोई बात हो तो शेषवत। और ये किस में आता है? आपका अनुमान में आता है। क्लियर हो गया? नीतू क्या हो गया? इसीलिए तो कह रही हूं समझा करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, AEIO के स्टैंडर्ड यानी कि फ्रेमवर्क में कौन सी चीज उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21। चलो आंसर करो इसका। AEIO के इसमें कौन फिट नहीं बैठता है? AEIO का क्या मतलब होता है? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। क्या है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में पढ़ा था? उसके फ्रेमवर्क में कौन सा नहीं आता है? चलो 30 सेकंड में आंसर करो जरा। ऐसे क्वेश्चन नहीं देता एनटीए बेटा। ये आपके 2020 का क्वेश्चन है और 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। पीवाईक्यू उठा के देखो जरा। गलत फहमी में मत रहना कि ये क्वेश्चन मैं अपने आप से बना के दे रही हूं। चेक कर लो, क्रॉस चेक। यही एनटीए ने क्वेश्चन दिए हैं। सना किसमें सी हो सकता है? जिसने एग्जाम दिया है, यस, इंडियन लॉजिक इसको कह सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, नासिर यू कैन से कि ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब यहां पर समझो है क्या? AEI, ए का मतलब क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कोई चीज जिसमें कि ऑल लगा हो, यानी सार्वजनिक, या हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक सत्य हो। ए वाला है कि सभी जहां लगाओ। क्या कहा था? ऑल लगाओ। सभी नमक में आयोडीन है, ये क्या है हमारा? ए। उसके बाद किसी भी नमक में आयोडीन नहीं होता है,
ये क्या हो जाएगा हमारा ई, यानी कि यूनिवर्सल निगेटिव में चला जाएगा। उसके बाद कुछ नमक में आयोडीन है, यानी पर्टिकुलर निगेटिव, सॉरी पर्टिकुलर पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसको कह सकते हैं। ये फ्रेमवर्क कौन सा है, आई, ए ई आई। अब ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, लेकिन मेज पर रखे नमक में आयोडीन है, इसमें कहीं भी ए ई आई ओ नहीं आ रहा है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी कैसे हो सकता है बेटा, सभी नमक में आयोडीन है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। जिन्होंने भी पहली बार एग्जाम देना है देख लीजिए। क्या होगा, अभी पेपर 2 की बेटा मैंने क्लासेस स्टार्ट नहीं करी हैं, अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पेपर 2 की क्लास लेना, बट जो भी हो सकेगा, जो भी सब्जेक्ट का मुझे लगेगा PYQ MCQ करा सकती हूँ वो जरूर करवा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल जहां पे लगेगा यूनिवर्सल आपका पॉजिटिव, सम सॉल्ट जहां सम आएगा वहां पर पर्टिकुलर पॉजिटिव, जहां पर नो इंडिकेट होगा वहां पर आपका यूनिवर्सल निगेटिव, लेकिन ये आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बढ़िया। अब आंसर करें इस क्वेश्चन का। ए से ई तक 5 कंपनियों के कंप्यूटर की मांग और उत्पादन संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। नंबर ऑफ कंपनीज और डिमांड एंड प्रोडक्शन। अब यहां पर आपको आंसर करना है कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी और कंपनी ई। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डिमांड कहां पे है आपका, ये वाला है कंप्यूटर डिमांड, ये आपका डिमांड है, और ये कौन सा है, प्रोडक्शन है। ये डिमांड है और ये प्रोडक्शन है। अब आंसर करिए, मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या और उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या का अनुपात कितना है। JRF 100% हो जाएगा बेटा इस बार, ये अच्छे से और थोड़ी सी मेहनत कर लो, शांति करवाऊंगी मैं। राधा अभी पेपर 2 की बेटा मैंने पॉसिबल नहीं है मेरे लिए प्रॉपर पूरी सारी पेपर 2 की क्लासेस लेना, बट जितना हो सकेगा मैं PYQ और MCQ जरूर करवा दूंगी। इसका आंसर करो क्वेश्चन नंबर 22। कैसे निकाला आंसर तुम लोगों ने, तुक्का लगाया है कि सही निकाला है? जल्दी से बताइए, मांग की तुलना में अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या और उत्पादन से मांग वाली कंपनियों की संख्या का अनुपात कितना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तुक्का मारा है, लगी रहा था मैं। आंसर निकालो, मांग की तुलना में अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों की संख्या। मांग की तुलना में अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, बी और डी, जिनका की प्रोडक्शन से क्या है आपका, बी और डी होगा ना, देखो जरा एक बारी। हाँ, बी और डी का प्रोडक्शन ज्यादा है बाकी कंपनियों से, तो बी और डी एक कंपनी हो गई जिनका की प्रोडक्शन ज्यादा है। और मांग किसकी ज्यादा है, मांग ज्यादा है ए की, यानी डिमांड इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है और इसकी ज्यादा है, यानी ए, सी और ई की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, इधर वाला आपका डिमांड का कर्व है, ये डिमांड का ग्राफ है, इधर वाला आपका प्रोडक्शन का है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, उनका अनुपात बताइए, तो अनुपात कितना हुआ, ये कंपनी कितनी है 2 और ये कितनी कंपनी है 3, तो सीधा सीधा 2 और 3 नहीं हो गया आंसर, कितना आंसर हो गया, 2 और 3, तुक्का लगाए हैं। डिमांड देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डिमांड लिखा है और नंबर ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, आगे की तरफ जो यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है, ये इस तरीके का बना हुआ है, ये आपका क्या है, डिमांड है, और यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है,
आपका प्रोडक्शन बनाए। इन्होंने कहा पहले आप ऐसी कंपनियों को चूज करिए जहां पर डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसका प्रोडक्शन ज्यादा है, जैसे कि आपका बी में 900 है और डिमांड कितनी थी 300, प्रोडक्शन है 900, यानी प्रोडक्शन ज्यादा है। सेम ऐसे ही डी में देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है और आपका जो डिमांड है वो कम है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी समझ में आएगा और चीज। बस आपको कुछ नहीं करना था, कंपनीज का ही पता करना था। विच कंपनी हैज मिनिमम डिमांड टू प्रोडक्शन रेशियो, किस कंपनी की मांग और उत्पादन का अनुपात सबसे कम है। चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। किस कंपनी की मांग और उत्पादन का अनुपात न्यूनतम है। अब अनुपात सीधा सीधा यहां से भी लगाया जा सकता है। जैसे ए है, ए में क्या करना है, 2000 है हमारी डिमांड, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना है 1000। 3 0 यहां से काट दो, 3 0 यहां से काट दो, तो कितना अनुपात हो गया, 2:1 का अनुपात हो गया। ऐसे ही बी का निकालिए, 300 और 900, 2 0 यहां से हटा दो, 2 0 हटा दो यहां से, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा ये 1 3 का अनुपात है बी में। सी में देखिए 1250 और 500, 1 0 यहां से हटा दो, 1 0 यहां से हटा दो, 1250 को कट करो जरा, यहां पर आएगा आपका 5 और 2 का अनुपात। सेम आपका डी का देखिए कितना है, 600 और 1350। आपस में डिवाइड वैसे करके देखो तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करोगे ये डिवाइड करोगे 4:9 का रेशियो आएगा। ऐसे ही ई का करके देखो कितना है, 1650 और 1100, यानी यहाँ पर ई का आ जाएगा 3 और 2 का अनुपात, यानी 1 3 2 का अनुपात निकला, 4 9 का निकला, 1 निकला 5 2 का, 1 निकला 1 3 का, और ये कितना निकला 2 1 का निकला। इन्होंने कहा सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम है बी, जिसका अनुपात 1 और 3 है। किसका है, 1 और 3 है। नंबर विजिबल नहीं है। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, ये वाले क्वेश्चन डीआई के क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके, मिनिमम कैसे हुआ, प्रोडक्शन को काउंट करो और डिमांड को काउंट करो, प्रोडक्शन डिमांड का रेशियो निकालो, यानी डिवाइड कर दो तो निकल आएगा। नेटवर्क इश्यू हो सकता है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है। ट्विंकल कोशिश करती हूं बेटा। इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाएं, किसका क्रय विक्रय शामिल है ई कॉमर्स में। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भी होमवर्क है, आप लोग पढ़ के मुझे आंसर करना, ये सब आपके लिए होमवर्क है। बहुत लंबी क्लास होगी आई थिंक, इसीलिए थोड़ा नेटवर्क बोल गया। कमेंट योर स्कोर, लास्ट में आपने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और ये पीडीएफ का आंसर करना है आप सब ने। बफरिंग हो रही है बिकॉज कि नेटवर्क मुझे लग रहा है थोड़ा सा इशू कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और ये पीडीएफ अभी 5 से 10 मिनट के अंदर वेबसाइट पर डाउनलोड कर दूंगी मैं, और लिंक प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे। तो एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, और मिलेंगे अब आपसे रात को। अभिजीत मुझे अपनी डिटेल्स सेंड करो टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रात को 8 बजे, तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।